एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जारी किया। आज पहले चरण का मतदान हो रहा था और बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। हालांकि इस घोषणा पत्र में गैस के सिलेंडर से लेकर सब्सिडी तक, इनकम टैक्स से लेकर महंगाई तक ठोस वादे नहीं किए गए, उस पर चुप्पी साधी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घोषणा पत्र से अच्छे दिन आएंगे? मोदी जी को हम मोदी जी को हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। इस विज्ञापन के जरिए पहले से ही बीजेपी लोगों को अच्छे दिन का सपना दिखा रही थी। अब पहले चरण के चुनाव के दिन जब घोषणा पत्र जारी हुआ है तो पार्टी के नेता भी विज्ञापन की बात को दोहरा रहे हैं। वास्तव में ये घोषणा पत्र एक व्याकुल व्यक्ति को, एक निराश व्यक्ति को और एक नाउम्मीदी में डूबे हुए देशवासी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत करो, घबराओ मत, अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें राम मंदिर, धारा 370, कॉमन सिविल कोड का वादा फिर से किया गया है। एफडीआई का स्वागत तो किया है लेकिन रिटेल में नहीं। पूरे देश को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की बात कही गई है। सस्ते घर की योजना शुरू करने के साथ 100 नए शहर विकसित करने का वादा किया गया है। मनरेगा को कृषि से जोड़ने, दाम स्थिर रखने के लिए विशेष फंड बनाने, फसल उत्पादन के लिए रियल टाइम डेटा, ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए स्पेशल कोर्ट, हर राज्य में एम्स की स्थापना के साथ ही हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने जैसे वादे किए गए हैं। लेकिन इन वादों में उन बातों का जिक्र नहीं किया गया है जिसकी उम्मीद लोग लगाए बैठे थे। जैसे महंगाई कम करने की तारीख नहीं दी गई है, सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की संख्या कितनी होगी इसका जिक्र नहीं है, विकास दर कितनी होगी, सब्सिडी को लेकर कोई वादा नहीं किया गया है, नई नौकरियों की कोई संख्या नहीं दी गई है, इनकम टैक्स कम करने का कोई वादा नहीं किया गया है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जो भाषण दिया उससे तो यही लग रहा है कि शायद वो मान रहे हैं कि इस घोषणा पत्र के सहारे वो लाल किले की लड़ाई जीत ही लेंगे। मैं बदिरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा, ये विश्वास देता हूं। विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने मुद्दों की चोरी की है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बहुत सारी चीजें उन्होंने ली हैं। भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो सब छोटे हो गए हैं नरेंद्र मोदी के सामने। आज भी नरेंद्र मोदी ने जो कमेंट किए हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो शायद प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। घोषणा पत्र में बीजेपी ने महंगाई से लेकर सब्सिडी और इनकम टैक्स दरें घटाने पर कोई ठोस वादा नहीं किया है। तो सवाल यह कि क्या बीजेपी ने मान लिया है कि महंगाई कम नहीं होने वाली? ऐसे में इस घोषणा पत्र से क्या वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं जैसा बीजेपी दावा कर रही है? और इसी के बाद ये बड़ा सवाल कि क्या घोषणा पत्र जो बीजेपी ने आज जारी किया है उससे अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि कई अहम बातों पर बहुत ठोस बात नहीं कही गई है, बहुत गोलमोल बात की गई है, तो उसकी वजह से ये सवाल उठ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ यहाँ बलदेव भाई शर्मा जी मौजूद हैं, पूर्व संपादक हैं पांचजन्य के। बलदेव भाई शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सब्सिडी की बात हो या गैस सिलेंडर की बात हो, ठोस तो कुछ नहीं कहा गया है, तो इस घोषणा पत्र से क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अब घोषणा पत्र राजनीतिक दलों के लिए एक रस्म अदायगी भर रह गया है और घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें कहने के बावजूद 5-5 साल सरकारें चलती हैं लेकिन उनका कोई क्रियान्वयन नहीं होता। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि घोषणा पत्र में क्या वादे किए गए हैं, घोषणा पत्र से एक दिशा जरूर मिलती है किसी भी राजनीतिक दल के सोच और गुड गवर्नेंस के हिसाब से, लेकिन वास्तव में तो राजनीतिक दल सत्ता क्या में। आपको लगता है बीजेपी भी इसे अहमियत नहीं दे रही उस तरह से, इसलिए ठोस वादे इस घोषणा पत्र में उन्होंने नहीं लिखे? लोगों से तो बहुत वादे कर रहे हैं मोदी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस घोषणा पत्र में अपनी सैद्धांतिक अभिरुचि ज्यादा दिखाई है। अन्यथा आजकल जो प्रचलन चल रहा है एक तरह से इंस्टेंट इलाज का, कि बकरी से लेकर लैपटॉप तक फ्री दे दिए जाएं। अब पिछला जो 5 साल संपर्क की सरकार रही उसमें
कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कही थी, लेकिन महंगाई तो आज तक कम नहीं हुई। तो क्या इसी वजह से बीजेपी ने वादा नहीं किया है? चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से ब्रजेश जी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, आपने सुना बलदेव भाई शर्मा को, उनका कहना है कि ये सिर्फ रस्म अदायगी रह गई है, तो नीति क्या होगी, सिद्धांत क्या होंगे, ये बता दिया बीजेपी ने। ठोस वादे इसलिए नहीं किए। आपको क्या लगता है कि ठोस वादे क्यों नहीं किए? क्यों नहीं कहा गैस सिलेंडर कितने देंगे? क्यों नहीं कहा सब्सिडी कम करेंगे, बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? जी, ऐसा है कि मोदी साहब को किसी ने बड़ी अच्छी नाम कोई दिए है सोशल मीडिया में, और वो नाम लेकर के वो मोदी साहब जो भी कहते हैं लोग मानते हैं कि भाई मोस्टली झूठ होगा, तो इसलिए जो है लोग भी उसको डिस्काउंट करके ही लेते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि रूरल और अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा गुजरात का, तो अब 11 लाख ऐसे विलेजेस है जो इसमें रूरल और अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन में हुआ ही नहीं है अभी तक। और इनका जो एक पूरा लिस्ट है 10 जो इन्होंने वायदे किए थे 2012 में और 2007 में, जो 2012 तक इन्होंने कंप्लीट नहीं किए, उसका चाहिए तो मैं पढ़ सकता हूं। नहीं, तो लेकिन अभी इस घोषणा पत्र की बात करें कि इस घोषणा पत्र में आपको क्या लगता है, आपने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि उनको लग रहा है कि वो कम नहीं कर पाएंगे, इस वजह से समय सीमा नहीं दे रहे? जी देखिए मैडम, ये आप जो बताया कि रेट्स क्यों बढ़ता है, रेट्स इसलिए बढ़ता है कि कांग्रेस की सरकार जो है इस किसानों को अपना सही मूल्य दिया है, जो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस दिया है जो उनका उत्पादन का, इसलिए रेट्स थोड़ा बढ़े हैं। तो उसको अगर आम आदमी अगर समझता नहीं है और आम जो कंज्यूमर हो वो समझता नहीं है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, हर आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ी है और आप नहीं उन्हें बता पा रहे कि क्यों बढ़ी है। चलिए ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से किसानों को अपना फसल का जो है बीजेपी से नलिन कोहली जुड़ गए हैं। नलिन, आपसे मेरा सवाल ये कि अच्छे दिन आएंगे कहा जा रहा है, लेकिन आपके इस घोषणा पत्र में ठोस वादों की कमी दिखाई दे रही है। गैस सिलेंडर कितने देंगे ये स्पेसिफाई क्यों नहीं किया, ये बताया क्यों नहीं? इनकम टैक्स को लेकर क्या करेंगे, कितना कम करेंगे, कितना बढ़ाएंगे, सब्सिडी को लेकर ठोस बातें नहीं की गई है। क्यों नहीं कर रहे हैं आप ठोस वादे? आपको लगता है पूरे नहीं कर पाएंगे? मैंने आपका प्रश्न भी सुना और अभी तक टिप्पणियां भी सुनी, मैं दोनों पर जवाब दूंगा। घोषणा पत्र के शुरू में ही लिखा हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, और इसी से हमारा एक संकल्प दिखता है हर वर्ग के लिए, वंचित, पीड़ित, दलित, महिला, युवा, हर वर्ग के लिए कुछ है। और हमने पूरा मैप दिया है जो 60 महीने में किया जाए। हम लोग जो है राहुल गांधी जी की तरह नहीं है कि 3 सिलेंडर दे दिए और 10 साल के कुशासन को, उन 3 सिलेंडर पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, महिला सुरक्षा और किसानों की दुर्दशा, इन्होंने 3 सिलेंडर की बात की। हम नेशनल गैस ग्रिड की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं मैडम, आप सुनेंगे तो पता पड़ेगा। घोषणा पत्र में क्यों नहीं लिखी? मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला नेशनल गैस ग्रिड की बात की जाती है। यदि आप ध्यान से उस मैनिफेस्टो पे देखेंगे तो आप किसानों के लिए स्पेसिफिक चीजें देखेंगे, जैसे पानी कैसे हो, सॉइल कार्ड कैसे हो, कैसे आप किसान को 50% ज्यादा देंगे। कांग्रेस का दावा हो सकता है कि किसान के लिए बहुत किया, इसीलिए शायद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान जो है, और दोनों कांग्रेस शासित राज्य हैं, ठीक है, आपने अपना जवाब दिया, करते रहते हैं। आपने अपना जवाब दिया। हमारे कथनी और करनी में गैप नहीं है। हमारे साथ नवाब मलिक साहब भी मौजूद हैं। हमारे साथ नवाब मलिक साहब भी मौजूद हैं। नवाब मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? नलिन ये जवाब दे रहे हैं कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, इस वजह से, और हमारा संकल्प है, हमने स्पेसिफिक्स नहीं लिखे, इसलिए गैस सिलेंडर कितने होंगे, सब्सिडी क्या, इनकम टैक्स क्या, इस पर ठोस बातें नहीं की। स्पेसिफिक्स बहुत है मैडम, गलत है वो। नहीं तो गैस सिलेंडर में बताइए क्या स्पेसिफिक है, वो तो नहीं है घोषणा पत्र में। क्या भारत की पूरी अर्थव्यवस्था जो है राहुल गांधी जी के काल्पनिक 3 सिलेंडर पे ही चलेगी? नहीं। क्या इससे महंगाई हट जाएगी, भूख हट जाएगी, स्वास्थ्य की दिक्कत खत्म हो जाएगी? जवाब दे दिया ना, क्या खत्म हो जाएंगी? नलिन, आपने अपना जवाब दिया कि इस वजह से आपने नहीं डाला है। अब बाकी लोग क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। नवाब मलिक साहब, ऐसा है कि आज घोषणा पत्र जब जारी किया गया तो 2 नेताओं ने 2 बातें कही। सुषमा जी ने कही कि व्याकुल व्यक्ति के अच्छे दिन आने वाले हैं। व्याकुल व्यक्ति कौन है? मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए व्याकुल हैं, उनके अच्छे दिन आ सकते हैं। मोदी जी ने कहा कि बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, इसका मतलब उनकी नीयत साफ नहीं है,
लोगों के उनके इरादों पे शक है, इसलिए वो सफाई देने का काम कर रहे हैं। घोषणा पत्र में वही पुरानी चीजें हैं, जिस तरह से नई बोतल में पुरानी दवाई डाल के लाए हैं, वही राम मंदिर, वही धारा 370, वही कॉमन सिविल कोड, जो संघ का एजेंडा था, उसी एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी फिर आगे बढ़ा रही है। फिर हिंदू राष्ट्र की निर्मित की बातें फिर एजेंडे पे लाई गई है। हमें लगता है कि जो इनका असली चेहरा था खुलने लगा है। ठीक है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करेंगे, मुसलमानों के कार्यक्रम लाएंगे, हम पूछना चाहते हैं कि गुजरात में जो स्कॉलरशिप का कार्यक्रम 10 साल से आपने क्यों नहीं दिया था? चलिए ठीक है, जब महाराष्ट्र में मॉडर्नाइजेशन ऑफ जवाब लेंगे, नलिन प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी छाती पीट रही थी, तो आप क्यों बदल रहे हैं? इस पर जवाब लेंगे और नलिन प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो नलिन की प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप क्या कहेंगे? जो मेरा सवाल है उसका जवाब अभी तक नहीं मिला, नलिन से नहीं मिला है जवाब। ये जो वादे हैं, जो स्पेसिफिक्स है, उन पर वादे क्यों नहीं किए हैं इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने? सबसे पहली बात आपको ये देखनी चाहिए थी, नलिन भाई ने कहा कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। पहली बात में फर्क है क्योंकि मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि हमने देश भर से 1 लाख लोगों का इनपुट लिया। कहाँ इनपुट लिया, कौन सी मीटिंग की, कभी पब्लिक में, इंटरनेट, कौन सी वेबसाइट थी जिसपे इन्होंने ली, और डेट भी जो है मैनिफेस्टो की वो 26 मार्च की डेट है, जिस दिन हम लोगों ने मैनिफेस्टो रिलीज किया। तो इन्होंने कॉपी पेस्ट इतने दूर तक कॉपी पेस्ट किया 80% की डेट भी इन्होंने बदला नहीं है, उसको भी ऐसे ही छाप दिया है। चाहे वो स्किल डेवलपमेंट पे हो, लो इनकम हाउसिंग पर हो, अन्य मुद्दों पर हो, सारी चीजें जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में वही चीज उन्होंने रिप्रोड्यूस कर दी। जो मुद्दे आरएसएस के उनको जो फटकार लगा के डालने पड़ते हैं वो 99 से आज तक चलाते आ रहे हैं, और जो मुद्दों पर ये लोग पूरे देश में उपदेश कर रहे थे कि सिलेंडर, महंगाई, उन मामलों में तो जैसे मोदी जी आज चुप रहे, मैनिफेस्टो भी चुप रहेगा। मैनिफेस्टो की अहमियत क्या है? जिस दिन जब चुनाव शुरू हो चुके उस दिन मैनिफेस्टो निकालने की अहमियत क्या है? ठीक है, राम मंदिर और बाकी मुद्दों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम जिस मुद्दे पर चर्चा करें उस पर विजय, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, कुल मिलाकर ऐसा लगता है घोषणा पत्र से ज्यादा विजन डॉक्यूमेंट थोड़ा ज्यादा लगता है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि 3 मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी है, और नरेंद्र मोदी के हर भाषण में 3 मुद्दे रहते हैं: महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। अब महंगाई कैसे कम होगी उसमें स्पेसिफिक नहीं है। उसमें कहा गया है कि विशेष अदालतें बनाई जाएंगी जो कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ एक्शन लेंगी, लेकिन ये स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है। तो ऐसे में फिर केंद्र सरकार की क्या भूमिका होगी, ये साफ नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए कहा गया कि जन जागरण अभियान चलेगा, और जो सिटीजन चार्टर जैसी चीजें जो कि पिछली सरकार में जो बिल लेके आई थी जो अटके पड़े हैं, और उससे आगे बढ़कर कुछ नहीं है। इनकम टैक्स में लोग मान रहे थे कि रिलीफ मिलेगी। मुरली मनोहर जोशी कमेटी जो बैठी थी संसदीय उसके संसद में, उसने भी 3 लाख की वो छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख करने की सिफारिश की थी। तो ये माना जा रहा था कि शायद इसमें कोई रिलीफ मिलेगी, कोई गेम चेंजिंग आइडिया होगा। उस हिसाब से कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो कहीं ना कहीं अनप्रैक्टिकल या अव्यवहारिक लगे, लेकिन इसमें जो 60 महीने में हम सब कर देंगे वो भी प्रैक्टिकल मुझे तो कम से कम लगता नहीं है। ठीक है, ये सारे सवाल विजनलेस डॉक्यूमेंट है, विजनलेस डॉक्यूमेंट। नलिन से इन्हीं सारे सवालों पर जवाब लेंगे। नलिन, आपकी प्रतिक्रिया लूंगी आगे। घोषणा पत्र में वादा किया गया है बीजेपी के कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस घोषणा पत्र से अच्छे दिन आएंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। नलिन, अब आप जवाब दें, क्यों ये बताया नहीं गया है कि महंगाई जिसको लेकर जो इतना बड़ा मुद्दा है और बीजेपी भी मानती है कितना बड़ा मुद्दा है, उस पर क्यों स्पेसिफिक वादा नहीं है कि कितने दिन में कम होगी और कैसे? ये घोषणा पत्र आप भी दिखा रहे हैं, पेज 4 पे महंगाई को लेके जो स्पेसिफिक चीजें हैं, स्पेशल कोर्ट्स होंगे जो कालाबाजारी करें उनके खिलाफ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात की है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट की बात कही है, मतलब सिस्टेमिक रिफॉर्म। ये जो वादे की बात जो आप कर रहे हैं डेट वाइज, उत्तर प्रदेश में लैपटॉप्स के वादे हुए, लेकिन वहां जो है पुलिस, हम पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं, वहां पुलिस गुंडों को ना पकड़ते हुए भैंस को पकड़ने में लगाए जाते हैं। क्या इसी वजह से नहीं किया वादा? के वादों के सामने क्या इसी वजह से नहीं किया? प्लान करते हैं आपको लगता है कि आप एक समय सीमा में नहीं हासिल कर पाएंगे? और मैं एक वाक्य मैं आपसे जो कह रहा हूं कि 10 साल में कांग्रेस का यूपीए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2014 का मैनिफेस्टो ऑलमोस्ट 2009 का रिपीट है।
हमें जनता अगर 60 महीने देगी मोदी जी के नेतृत्व में, तो आप हमारे मैनिफेस्टो को सामने रखिएगा ना, और फिर बात करिएगा कि क्या हमने अचीव क्या नहीं किया। गलत है। सेकंड, शहजाद पूनावाला ने बड़ी इन्होंने हमारे मैनिफेस्टो से चोरी की है। कॉपी पेस्ट है कांग्रेस का, तो फिर हमारे मैनिफेस्टो को यदि मैं सही मानूं तो हमारे मैनिफेस्टो को क्यों गलिया रहे हैं। दूसरी बात, वेबसाइट पे पूरी क्राउड सोर्सिंग हुई थी, स्वाभाविक है कि वो हमारे वेबसाइट पे थोड़ी ना आएंगे। आपने अपने घोषणा पत्र से दो बातें बताई। नवाब मलिक साहब ने कहा कि ये पुराने इशू ला रहे हैं, उनके पास आरएसएस का नाम लेने के सिवा उस पर हम चर्चा करेंगे आगे, सिवा चारा क्या है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। नलिन, लेकिन आपने जो दो सवाल, जो दो मुद्दे आपने अपने घोषणा पत्र से उठाए हैं, आप ये कह रहे हैं कि किस तरह से होर्डिंग की जा रही है उसको लेकर आप कार्यवाही करेंगे, लेकिन वो स्टेट सब्जेक्ट हो जाएगा। आपने एक फंड बना दिया महंगाई को काबू करने के लिए, यानी आपने मान लिया कि महंगाई कम नहीं होगी, इस वजह से आप फंड बना रहे हैं। और इसका भी जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है, आप अगर पूरे इसको डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये डॉक्यूमेंट है पूर्ण रूप से कॉम्प्रिहेंसिव लुक। यदि आपको 1 मिनट भाई साहब सुन लीजिए, जवाब दे दूंगा। आप इतने उत्तेजित क्या हो रहे हैं? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव होता है डेवलपमेंट। एक तरफ किसान को मजबूत करना, दूसरी तरफ उसको साथ सही समय पर उसका जो प्रोड्यूस है मार्केट तक पहुंचे। अरे दे रहा हूं ना मैम, कॉम्प्रिहेंसिव में तो यही होगा ना। दूसरा जो स्टेट सब्जेक्ट है, टीम इंडिया की बात की है हम लोगों ने। टीम इंडिया जहां पर हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में सहभागीदारी के साथ ही देश का निर्माण हो सकता है। हम वंचित नहीं करते किसी प्रदेश को, जैसे हमने 10 साल के यूपीए शासन काल में देखा है, तो जहां बीजेपी स्टेट्स के अगेंस्ट इन्होंने काम किया है। और मोदी जी ने जो कहा बदभावना से नहीं करूंगा, ये संदेश है। जिस प्रकार का 10 साल का शासन रहा है, ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है नवाब मलिक साहब, लेकिन फंड बना दिया महंगाई का, क्या महंगाई को काबू नहीं कर पाएंगे? इस वजह से आपको लगता है ये क्या है? ऐसा है कि महंगाई की जब चर्चा करते हैं तो हम नलिन भाई से पूछना चाहते हैं कि महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों के आमदनी के स्रोत बढ़े हैं कि नहीं, मिनिमम वेजेस बढ़ाया गया है कि नहीं, आप इस देश में 6 पे कमीशन लागू किया कि नहीं, साइकिल वाले मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल वाले छोटी कार में, छोटी कार वाले बड़ी कार में, ये व्यवस्था देश में है कि नहीं। लेकिन वेलफेयर स्टेट की तरह सस्ते अनाज देना, मुफ्त में इलाज करना, मुफ्त में मकान देना, मुफ्त में पढ़ाई की व्यवस्था करना जो जरूरतमंद है उनके लिए है। महंगाई है तो आमदनी के स्रोत बढ़े हैं। नलिन जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मारुति में घूम रहे थे वो 25-30 लाख की गाड़ियों में है, जरा देखिए तो। मोटरसाइकिल वाले कार में आए कि नहीं, देखिए तो। ये जगह आपको नजर नहीं आ रहा। महंगाई पे सिर्फ गुमराह मत करें लोगों को। नलिन, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा भी मौजूद है। राघव चड्ढा भी मौजूद है, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। जवाब देता हूं क्योंकि दोनों विषय साथ साथ है। एक मिनट बस एक वाक्य में। नवाब मलिक साहब को याद रखना चाहिए कि शरद पवार जी, इनके अध्यक्ष जो है, वो देश के गुणी कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री रह चुके हैं। तो महंगाई की जवाबदेही होती है आपकी और कांग्रेस की, भाजपा की नहीं 10 साल में। दूसरा है, फिर अगर इतना आपने अच्छा कर दिया किसानों के लिए, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जो दो है, कांग्रेस और कांग्रेस एनसीपी राज्य, वहां क्यों किसान आत्महत्या इतनी बड़ी मात्रा में लगातार कर रहे हैं? ये सवाल जो है उठाना आसान है। बाकी रही बात, आप कह रहे हैं 25-30 लाख की गाड़ियों में घूमने की, तो आप मुझे बता दीजिए, आपके नेताओं की भी लिस्ट हम निकाल देते हैं। किसी व्यक्ति के कोई गाड़ी में घूमने से देश की महंगाई कैसे घटती है, बढ़ती है? ये कैसा तर्क है? जितने वैसा ही तर्क है जैसे शरद पवार जी ने कहा था कि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। वो तो जितने नेता भर रहे हैं अपना चुनाव का पर्चा, उसमें पता लग रहा है किसकी। घोषणा पत्र के शुरू में ही लिखा हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, और इसी से हमारा एक संकल्प दिखता है हर वर्ग के लिए। तो हमने पूरा मैप दिया है जो 60 महीने में किया जाए। आज घोषणा पत्र जब जारी किया गया तो दो नेताओं ने दो बातें कही। सुषमा जी ने कही कि व्याकुल व्यक्ति के अच्छे दिन आने वाले हैं। व्याकुल व्यक्ति कौन है? मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए व्याकुल हैं, उनके अच्छे दिन आ सकते हैं। मोदी जी ने कहा कि बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, इसका मतलब उनकी नीयत साफ नहीं है, लोगों के उनके इरादों पे शक है, इसलिए वो सफाई देने का काम कर रहे हैं।
बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया और अपना घोषणा पत्र जारी करते वक्त बीजेपी की तरफ से साफ किया गया कि वो खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के विरोध में है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में एफडीआई के पक्ष में है। यानी जिन क्षेत्रों में एफडीआई के आने से रोजगार बढ़ेगा वहां वो एफडीआई के पक्ष में है, लेकिन रिटेल में, खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के विरोध में है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या रिटेल में एफडीआई पर गोलमाल है बीजेपी में? बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए खुदरा क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश के विरोध का ऐलान किया, लेकिन उसने साफ किया कि दूसरे क्षेत्रों में उसे एफडीआई से कोई परहेज नहीं है। इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, उसमें हमारा स्टैंड हमेशा से रहा है कि बारिंग मल्टी ब्रांड रिटेल, बाकी जहां भी एसेट फॉर्मेशन और देश के लिए जॉब्स क्रिएट करने के क्षेत्र होंगे, उस सब में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस मौके पर मुरली मनोहर जोशी ने ये साफ नहीं किया कि कांग्रेस शासित जिन राज्यों में रिटेल में एफडीआई की अनुमति है वहां पर बीजेपी क्या नीति अपनाएगी। देखिए, वो राज्यों की जो अधिकार है वो राज्य जाने। हमारे जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की नीति वो ये है, और अभी तक हमारे किसी राज्य ने इसका उल्लंघन नहीं किया। एफडीआई पर बीजेपी के इस गोलमोल जवाब से अटकलों का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहा है कि क्या जिन राज्यों में पहले से खुदरा क्षेत्र में एफडीआई लागू है वो पहले की तरह जारी रहेगा। और इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान सभी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली मौजूद है। नलिन, क्या एफडीआई के मुद्दे पर भी गोलमोल है नीति बीजेपी की? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है शब्दों के खेल करेंगे वो लोग जिनको निराशा देखना पड़ रहा है। जैसे अपने नवाब मलिक साहब ने आगे जो है बद की बात जो है मोदी जी की घुमा दी, सुषमा जी की बात व्याकुल जो है देश की जनता जो व्याकुल है, जो बदलाव चाहती है, उनको बदल के मोदी जी के लिए कह दिया। तो ये सब जो है इसी प्रकार से एफडीआई का विषय भी घुमाया जा रहा है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम जो है एफडीआई रिटेल में मल्टी ब्रांड रिटेल के अगेंस्ट है। मल्टी ब्रांड रिटेल लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है। और यदि आप याद करें तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे केरला के, उन्होंने भी विरोध किया था इस नीति का। तो इसमें भाजपा को जबरदस्ती ऐसा ढूंढना मैं इसे उचित नहीं मानता। लेकिन इस पूरे मामले में शहजाद पूनावाला प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी शहजाद। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस ने जब इस नीति को लाने की प्रक्रिया की तब उन्होंने कहा जिन स्टेट्स को लागू करना है वो करे, जिनको नहीं करना है नहीं करे। आज वही पोजीशन बीजेपी ने जब ली है कि जो स्टेट्स में चालू है उसको रहने देगी, तो फिर ये एक तरीके से पार्लियामेंट का सेशन क्यों रोका। और मुझे एक और बात कहने दीजिए, अब जो कह रहे हैं विजय जी राइट है, विजन डॉक्यूमेंट नहीं है तो विजन लेस डॉक्यूमेंट है। क्यों विजन लेस है? आपने जीएसटी की बात पहले भी की थी और आपके सुशील मोदी फाइनेंस मिनिस्टर कमीशन के चेयरमैन थे, उसमें आपने सहायता नहीं दी। आज फिर से जीएसटी की बात कर रहे हो। इसके अलावा जो इन्होंने कहा कि महंगाई के लिए जो कोर्ट बनाएंगे, तो कितने कोर्ट गुजरात और मध्य प्रदेश में आपने तैयार करके वहां पे कालाबाजारी रोकी, क्योंकि प्याज के दाम तो वहीं पे भी 80 और 100 रुपए किलो है। विजय विद्रोही भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी विजय। शहजाद की बात मैं बता रहा था। शहजाद ने कहा कि हम कुछ कह दें इस पे। एक मिनट कोहली जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि आपकी क्या यही नीति है रिटेल मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को लेकर कि जिन कांग्रेस शासित राज्यों में लागू है वहां वो लागू रहेगी और जिन राज्यों में लागू नहीं है वो वहां लागू नहीं होगी, या पूरी तरह से आप इसको विथड्रॉ कर लेंगे? एग्जैक्टली। मैं दोनों पे प्रतिक्रिया दूंगा। पहली बात है कि आप जो है सरकार के अधिकार को एक टीवी स्टूडियो में लाना चाहते हैं। सरकार आएगी, नीति आपको दिखी जाएगी। नहीं, मैनिफेस्टो में पढ़ा है। घोषणा पत्र के आधार पर पूछ रहे हैं ना। मैंने तो कहा है घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ। दूसरा वाक्य है शहजाद पूनावाला। आप मुझे कोहली जी मुझे बताइए कि जिन कांग्रेस शासित राज्यों में ये लागू है वो लागू रहेगी या नहीं रहेगी? आप जवाब नहीं दे रहे, आप जवाब नहीं दे रहे। मुरली मनोहर जोशी ने कहा जहां पर है वहां है, वो उनकी वो देखें। तो पार्लियामेंट सेशन क्यों बर्बाद किया? यही नीति है आपकी? पार्लियामेंट क्यों बर्बाद किया? एक मिनट, कई विकल्प, एक मिनट सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए। कई विकल्प होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरकार जब आती है नीति बनाती है। जब नीति बनती है, नीति में सुधार भी हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है, नीतियां हट भी सकती हैं। ये किसी भी सरकार के क्षेत्र में पड़ते हैं कार्यशैली के। और आप खुद समझते हैं इस बात को
तो मैं सरकार के अधिकार को एक टीवी स्टूडियो में लाने के लिए हम सरकार के अधिकार की बात नहीं कर रहे, बड़े स्पष्ट रूप से यही कहा जो हमारे इसमें है। आपके नेता क्या कह रहे हैं उस पर सवाल पूछ रहे हैं, सरकार क्या करेगी उसके बारे में नहीं पूछ रहे, सरकार क्या करेगी वही विजन तो है ना इसमें, आप जो है अर्थ वही वादे हैं ना इसमें घोषणा पत्र में। यहाँ मेरा एक वाक्य और सुन लीजिए, मैंने अपनी बात 2 बार रखी है और इस बात को दोहरा रहे हम। जो अभी शहजाद जी जो हंस रहे हैं उनको हंसी आ रही है, मुझे लगता है कि शायद उनको हंसी इसलिए आ रही होगी क्योंकि जो विजनलेस डॉक्यूमेंट कह रहे हैं वो भाजपा की नहीं कांग्रेस की है। यदि विजन होता तो इस देश में ना तो महंगाई, ना बेरोजगारी, ना भ्रष्टाचार होता। और रही बात आप मल्टी ब्रांड रिटेल की बात कर रहे हैं, इनके पास जवाब अपने ही राज्यों के लिए नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा भी मौजूद है, उन्हें भी शामिल करते हैं चर्चा में। राघव, हम जो रिटेल में FDI है उस पर क्या आपको लगता है कि बीजेपी की नीति साफ नहीं है? देखिए, इनके नेताओं का बयान कुछ कहता है, इनकी लिखित नीति कुछ कहती है, इनका मैनिफेस्टो कुछ कहता है और जो ये प्रदेशों में करते हैं वो कुछ कहता है। अगर आप नरेंद्र मोदी जी के पिछले कुछ भाषण सुने, उनमें उन्होंने कम से कम 2 बार ये कहा है कि देश के सैनिकों से ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता देश के व्यापारियों को है और क्लियर इंडिकेशन देते हुए कि वे FDI एंड रिटेल का पूरा समर्थन करते हैं। और आज इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि बाकी जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं उसमें वे FDI के पूरे उसके साथ सहमति बनाते हैं और बाकी सारे क्षेत्रों में FDI लाना चाहते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक गंभीर सवाल ये दिखाना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप इनका मैनिफेस्टो रीड करें तो वे केवल और केवल ये दर्शाता है कि कैसे कुछ उद्योगपतियों को तो ये मैनिफेस्टो बिल्कुल लाभदायक लगेगा परंतु आम आदमी को नहीं लगेगा। इन्होंने लैंड एक्विजिशन के बारे में कोई भी ठोस चीज नहीं कही, इन्होंने आरक्षण के बारे में कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कुछ नहीं कहा, इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा है और ऐसा जरूर दर्शाया है कि देश के जो उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंचेगा। ठीक है, नलिन इस पर जवाब भी देना चाहते हैं। नलिन, बिल्कुल, पहली बात है जो इन्होंने टिप्पणियां की मतलब कथनी करनी के गैप पे, ये इनके नेता अरविंद केजरीवाल जी पे ज्यादा लागू है, देश के किसी और नेता पे नहीं। कोई यहाँ झूठे बयान नहीं लेता या कसम खाता है बच्चों के ऊपर में राज्य के लिए या अपनी सत्ता के लिए। तो ये सारा ज्ञान जो है अरविंद जी को देंगे तो ज्यादा इनके लिए लाभदायक होगा। दूसरा जो है इन्होंने डॉक्यूमेंट तो पढ़ा नहीं, चश्मा ऐसा लगा है या पढ़ना नहीं आता है। सर, आप बात का जवाब दें। अरे आप बीच में मत टोकिए, आप हमेशा जो है आपकी बुरी आदत है। लेकिन मैंने आपकी बात पूरी सुनी राघव, आप फिर जो है बोलते हैं जो सवाल उठाए उनका जवाब भी दे दीजिए। आते तो तुरंत बोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है नलिन, आप जवाब दें। वंचित वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, हर वर्ग के लिए इस डॉक्यूमेंट में कुछ है। यहाँ पर जो नहीं है मैं बता देता हूँ, यहाँ पर में सोमनाथ भारती जी कैसे पोर्नोग्राफिक साइट चलाए वो नहीं है, ना इस डॉक्यूमेंट में ये है कि कैसे महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाए देर रात को वो नहीं है, कैसे कोई राखी बिरला पे आरोप लगाए, कैसे पार्टी में कोई सवाल उठाए तो उनको तुरंत हटा दे, ये सब नहीं है। राघव आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बात से भटक रहे हैं क्योंकि आप जवाब नहीं देना चाहते। आप बात से भटक रहे हैं क्योंकि आप जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि उसने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछे थे। मैं बिल्कुल नहीं भटक रहा, आम आदमी पार्टी के वाक्यों से तो बिल्कुल ही नहीं भटकता मैं। लैंड एक्विजिशन पर वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने कुछ नहीं कहा। गैस ग्रिड की बात की गई है, गैस ग्रिड की बात की गई है, उद्योगपतियों के जो ये आरोप लगा रहे हैं। आप एक मिनट, आप सुनते नहीं है। आपने आरक्षण पे कुछ कहा है, आपने लैंड एक्विजिशन पे कुछ कहा है, पूरे डॉक्यूमेंट में किसान को लेके किसान को लेके इन्होंने पढ़ा नहीं, महिलाओं को लेके पढ़ा नहीं, स्वास्थ्य को लेके पढ़ा नहीं, सिक्योरिटी को लेके पढ़ा नहीं, पुलिस रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, कोर्ट के बारे में लेकर पढ़ा नहीं, एम्प्लॉयमेंट के लिए पढ़ा नहीं। राघव जी पढ़ क्या रहे हैं? चलिए ठीक है, नवाब मलिक साहब भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। नवाब मलिक, मैं आपसे ऐसा है राघव जी पहला सवाल पूछ लीजिए आप अपने नेता से, कसम खाई या नहीं खाई बच्चों में? अरे दुनिया से नेताओं को नहीं घसीटे, घोषणा पत्र पर चर्चा करते हैं। आपको मैं घोषणा पत्र पर ही चर्चा करते हैं, भारती में पहुंच जाते हैं। नवाब मलिक साहब की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नवाब मलिक साहब, मैं क्यों, आपके नेता ने झूठी कसम खाई या नहीं खाई देश को बताइए ना। कोई और नेता पैनल में बैठा है जो अपने बच्चों की कसम खा के झूठी करता है। घोषणा पत्र पर चर्चा कर रहे हैं, उसी पर चर्चा करते हैं ना, वो बहुत अहम डॉक्यूमेंट है आपका, उस पर चर्चा कर रहे हैं। नवाब मलिक साहब की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमें सभ्य चर्चा पे बुलाइया करिए, जो ऐसे आक्रामक मैंने अपनी तरफ से बात रखी। जी नवाब मलिक साहब। अच्छा,
तो सभ्यता अब आप सिखाएंगे। सोमनाथ भारती कहते हैं मैं पूछना चाहता हूँ अरुण जी ज्ञान मत बांटिए यहाँ पर। छोड़िए छोड़िए, राघव आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। के लिए भी कुछ बात करें। नवाब मलिक साहब, जनता ऐसा है, खुदरा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की नीति एक हाथ में दो तरबूज लेके चलने वाली है। एक तरफ तो वो जो इन्वेस्टर हैं उनको भी खुश रखना चाहती है, दूसरी तरफ इस देश में जो खुदरा व्यापारी हैं, जो किसानों के माल की लूट करते हैं, बिचौलिए हैं, उनको भी खुश रखना चाहती है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन का जो एक दायरा है वो बिचौलियों का है, किसानों के माल के लूट करने वालों का है। इसलिए उनको खुश करने के लिए इस तरह की बातें ला रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आएगा तो जो उत्पादन क्षमता बढ़ी है उसको प्रोसेस करने की ताकत बढ़ेगी, स्टोरेज की ताकत बढ़ेगी और किसानों का ही लाभ होगा। हमें लगता है कि खुदरा व्यापारियों के समर्थन में ये इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गोलमोल इसलिए बात कर रहे हैं, दोनों हाथ में तरबूज लेकर चलने की बात कर रहे हैं। नलिन से प्रतिक्रिया लेंगे इस पर, वो प्रतिक्रिया देना भी चाहते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे को लेकर बीजेपी क्या गोलमोल बात कर रही है। और नलिन, आपकी प्रतिक्रिया जो नवाब मलिक साहब ने मुद्दा उठाया कि आप गोलमोल बात कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलना चाहते हैं। उन्होंने तरबूज का प्रयोग किया था शब्द का, लड्डू हो या तरबूज हो, मैं उस रूप से देखता नहीं हूँ। भाई हमारी पॉलिसी क्लियर है। हाँ, मैं इतना ही कह रहा हूं कि हमारी पॉलिसी बड़ी स्पष्ट है। देखिए, किसानों की जब बात आप करते हैं तो एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जैसे बात होती है ताकि उनका माल मूव करे। हम जो है भारत के किसानों को खुदरा और जो हमारा व्यापार के लोग हैं उनको किसी भी रूप से पीड़ित नहीं करना चाहते, क्योंकि अर्थव्यवस्था हिली हुई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इन सब के लिए आप ऐसे सेक्टर को खोल नहीं सकते। इसीलिए एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, मल्टी ब्रांड रिटेल के लगातार हम विरोध में हैं। और लगातार विरोध में जब हैं तो कहीं कंफ्यूजन का स्कोप नहीं रखता। आप जो है एक नीति की बात कर रहे हैं, जो मैं लगातार बोल रहा हूं कि भाई ऐसा है, पॉलिसी के साथ क्या होता है ये जो है सरकार तय करती है। तो इसीलिए हमारी तो स्पष्ट है, तो आपको इस स्पष्टता में कोई दिक्कत नहीं दिखेगी विजय, जब हमारी सरकार बनती है। विजय, नलिन बार-बार कह रहे हैं कि ये सरकार फैसला करेगी, तो मैनिफेस्टो में क्या उसको लेकर क्या विजन है, क्या आप सोचते हैं? जब जिक्र किया गया है तो पूरी तरह से सख्ती से भी तो जिक्र हो सकता था, उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, और अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है। बार बार हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि एफडीआई मल्टी ब्रांड के अंदर एफडीआई का जो बात है वो जिन कांग्रेस की सरकारों में अभी लागू है वहां लागू रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, इस बात का जवाब नहीं मिला अभी तक। बलदेव जी, आपको क्या लगता है कि ये आपको लग रहा है गोलमोल है इस मुद्दे पर? इसका सीधा जवाब दो। दिल्ली में नलिन, मैं आती हूं आपके पास। बलदेव जी मेरी जानकारी है, जहां तक खुदरा बाजार में एफडीआई का प्रश्न है तो मेरा मानना है कि इसका विरोध होना ही चाहिए, क्योंकि इससे देश में जो बड़ी संख्या में खुदरा क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको बेरोजगार होने की नौबत आती है। वॉलमार्ट की बात की जाती है, अमेरिका में खुद वॉलमार्ट का कितना जबरदस्त विरोध हो रहा है हम सब जानते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो भी भ्रम पैदा हो रहा है इस घोषणा पत्र में एफडीआई को लेकर, चाहे वो मल्टी ब्रांडेड क्षेत्र में हो चाहे दूसरे क्षेत्र में हो, उसको एक बार क्लियरिटी जरूर करनी चाहिए। इससे भ्रम न हो कि एक पक्ष का तो भाजपा समर्थन करती है और दूसरे पक्ष का विरोध करती है। नलिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। नलिन, क्या ये भ्रम की स्थिति साफ नहीं करनी चाहिए? भ्रम तो है ना, ये गोलमोल तो लग रही है ना। हम इसके नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसे औपचारिक रूप से बिल्कुल सामने रख रहा हूं आपके माध्यम से कि एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल के हम पूर्ण रूप से खिलाफ हैं, और इसके हम खिलाफ इसकी नीति के समय जब बनी थी तब से अब तक लगातार है, आगे भी रखेंगे। तो क्या और आगे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन कांग्रेस शासित राज्यों में वो लागू है वहां पर भी उसे खत्म करेंगे। ये विषय ही नहीं है डिबेट का। अरे आप मुझसे बार बार, मैं आपसे सिंपल कह रहा हूं, जो अधिकार भारत सरकार का है वो भारत सरकार करेगी। और इसमें मैं कह रहा हूं, जब हम इस नीति के खिलाफ हैं तो हमारी नीति इससे बदल नहीं सकती जो हमारे मैनिफेस्टो में है। तो आप जो है उसको वेट करिए जब हमारा आता है।
ठीक है, शहजाद पूना वाला प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मैडम, शहजाद, आप ही के शो पे ये क्लियर हो रहा है कि एक तरफ है अडानी जी का प्रेशर जिसके कारण इनको एफडीआई रिटेल को हाँ बोलना पड़ रहा है एक तरीके से, और दूसरी तरफ आरएसएस का प्रेशर जिसकी तरह से इनको ना बोलना पड़ रहा है, इसलिए ये स्टैंड नहीं ले पा रहे। ये विजय जी एक पूछ रहे थे कि आज मैनिफेस्टो में क्या है, नीति नहीं है। नहीं, नीति नहीं है, ये लोपापीती है इनकी, केवल धोखाधड़ी का मामला है ये। इनके खिलाफ तो धोखाधड़ी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मामला दर्ज होना चाहिए, चोरी किया हुआ आधा माल और धोखा देने वाला आधा क्या आरएसएस के दबाव में भी कुछ मुद्दे शामिल किए गए? राम मंदिर मुद्दे को भी लेकर ये कहा गया, अभी थोड़ी देर पहले नवाब मलिक साहब भी ये कह रहे थे। बलदेव जी, बड़े देखिए मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर का या समान नागरिक संहिता का जब भी मामला आता है तो उसमें आरएसएस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि आरएसएस को इस तरह का दबाव डालता है कि इन मुद्दों को शामिल करो, इनको नहीं शामिल करो। भारतीय जनता पार्टी ये जरूर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस विचार को लेकर समाज में काम करता है उस विचार से प्रेरित है और उस नाते उस विचार के संरक्षण के लिए कुछ फैसले बीजेपी करती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज राम मंदिर या समान नागरिक संहिता इस तरह का कोई मुद्दा रह गया है जिसका सांप्रदायिकरण या हिंदुत्व से जोड़कर जिसे देखा जाना चाहिए। ये देश की आवश्यकता है और राम मंदिर का मुद्दा तो कोर्ट में है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ ब्रांच इसको मान चुकी है कि जो स्थान है वो रामलला का जन्म स्थान है, उसको कोर्ट मान चुका है। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुद्दे को लाती भी है तो ये कोई सांप्रदायिकरण करना नहीं है या हिंदुत्व की धारा प्रवाहित करना नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो जो आरएसएस जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है, बीजेपी उसको भी जगह देने की कोशिश करती है अपने मैनिफेस्टो में। क्या नलिन यही किया गया? जी नलिन, पहले तो फॉरेन डायरेक्ट का मैं लाइन पढ़ रहा हूं, ढूंढ रहा था। बारिंग द मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर, एफडीआई विल बी अलाउड इन सेक्टर्स वेरेवर नीडेड फॉर जॉब एंड एसेट क्रिएशन। इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। और मैं एक छोटा रिक्वेस्ट कर्नाटक में इस समय लागू है, वो लागू रहेगा या नहीं रहेगा ये बता दीजिए। मामले इंटेलेक्चुअल गलत है। नलिन ये तो हम आपसे सुनना चाहते थे, लेकिन मुरली मनोहर जोशी ने जो कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने साफ किया जिन राज्यों में है वो जाने। कह रहा हूँ, मुझे कांग्रेस पार्टी की तरह ऐसा मेरे पास कोई भ्रम नहीं है कि जैसे वो प्रधानमंत्री इंस्टीट्यूशन को फाड़ देते हैं कूड़े के डब्बे में राहुल गांधी, मैं ऐसी संस्था इंस्टीट्यूशन को नहीं फाड़ता हूँ। मैं मानता हूँ जो अधिकार है आप प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से सुनिएगा और काउंसिल कोई हमारे कंफ्यूजन नहीं है, भ्रम नहीं है एफडीआई पर। देखिए, आप लोग यहाँ राम मंदिर की बात कर रहे थे, मैं राम मंदिर पे अपनी प्रक्रिया देना चाहूंगा। जी, अभी इनके अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ें तो उन्होंने बड़ी बारीकी से ये लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से जो चीजें हो सकती हैं उन पॉसिबिलिटीज को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इस फ्रेज से 3-4 सवाल उठते हैं। पहला तो ये, तो क्या बाबरी मस्जिद को गिराना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत था? क्या वो भारत का संविधान उसकी परमिशन देता था? दूसरी चीज, जो आप पिछले इतने दशकों से प्रॉमिस कर रहे हैं भारत की जनता को और पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, आज आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत करेंगे। और तीसरी चीज, सबसे अहम चीज, कि 18वीं और 19वीं सदी की राजनीति छोड़िए, ऐसे मुद्दे छोड़िए और विकास के मुद्दों पर राजनीति करिए। आज देश की जनता इन चीजों को देखती नहीं है। देश की जनता विकास चाहती है, त्राही मची हुई है, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। और कहाँ भ्रष्टाचार की बात करते हैं? नवाब मलिक साहब भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं संक्षेप में। नवाब मलिक साहब, कृपाल यादव जैसे नेता आपने अपने जवाब दे मैं ले रही हूँ जवाब। लोकपाल बिल नवाब मलिक साहब जी, ऐसा है कि बड़ी सफाई से बार बार कहा जाता है कि आरएसएस और बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं, बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है, ये मानना पड़ेगा। हम पूछना चाहते हैं, अभी भाई ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत जब हुई तो उससे पहले कहते थे कि बंद करो न्याय का नाटक, जल्दी खोलो जन्मभूमि का फाटक। कानून हम समझते नहीं, संविधान हम जानते नहीं, हमें मंदिर चाहिए, ये बोलकर देश के हजारों लोगों को गुमराह किया, लाखों लोगों को परेशान किया, हजारों दंगे हुए, हजारों लोग मरे। तो ये सब गलती थी कि मान के माफी मांगेगी भारतीय जनता पार्टी देश के सामने? कानूनी दायरे में अगर करना चाहते हैं तो वो तो सभी लोग कह रहे थे, लेकिन 2 दशक तक पूरे देश को बर्बाद किया, हजारों लोगों को मारा। समय खत्म हो रहा है, नलिन की प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ आखिर में। जी नलिन, ऐसा है, मैं ऐसा है पहले बिल्कुल पूछ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का क्या राय है राम मंदिर पे और बाबरी मस्जिद पे? स्पष्ट बोल के यहाँ बोले। हमने तो लगातार अपनी बात रखी है और नवाब मलिक जी भी अपने एनसीपी के बताइए, यहाँ औपचारिक रूप से
आप क्या कहते हैं राम मंदिर के बारे में और वहां पर बाबरी मस्जिद पे? आप अपना लाइन बोलिए ना, हम तो लगातार बोलते आ ही रहे हैं। नलिन जी, आप तो आजकल अपमान के बदले की बात कर रहे हो। दूसरा है कि इन्होंने बोला एक मिनट नलिन जी पहले जवाब ले लीजिए। नलिन जी जवाब लीजिए। नलिन जी जवाब लीजिए। मोदी जी जवाब लीजिए। नलिन जी जवाब लीजिए। जवाब लीजिए। जवाब लीजिए नलिन जी। नलिन जी जवाब लीजिए। नलिन जी जवाब लीजिए। आप देश ये वही बीजेपी है पैदा जिसने करें। आज नेशनल कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर कट है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद इनका नारा था बाबरी हुई हमारी, अब उस काशी की निर्णय बारी। को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, वो न्यायालय में विश्वास नहीं करते। ये 20 साल तक आप लोगों की नीति रही है। हमारी नीति स्पष्ट है। जो हम लोगों ने क्या कहा है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो कोर्ट का इश्यू है या नहीं है? आपने थोड़ा आगे चर्चा के लिए अभी इतना ही समय। चलिए ठीक है, दो विरोधास्पद बातें एक ही बात। इस चर्चा के लिए फिलहाल इतना ही समय।